हेलो दोस्तों, मैं गोपाल कुमार पाटलिपुत्रा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, पिछले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन से संबंधित कुछ बातें को हमने जाना था। आज उसी सेशन को हम लोग जारी करते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण और उसके प्रकार और उससे संबंधित जो भी बातें हैं उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए देखते क्या है गोलीय दर्पण और उसके प्रकार के बारे में। गोलीय दर्पण कहते किसे? अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, तो आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए, एक मान लीजिए ये खोखला गोला है। खोखला गोला करने का मतलब है गेंद जैसे आपने देखा है गोल रहता है और अंदर से खोखला रहता है, वैसा ही एक खोखला गोला का भाग है। और इसी को अगर हम बीच से काट देते हैं तो चूंकि ये गोल भाग का है इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है गोलीय दर्पण। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार की होती है। एक होता है अवतल दर्पण जिसको कॉनकेव मिरर कहते हैं और एक होता है उत्तल दर्पण जिसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो कॉनकेव दर्पण किसे कहते हैं अवतल दर्पण में, वो चीज देख लीजिए। जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह धसी हुई हो, अर्थात परावर्तक सतह कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए आपके सामने एक दर्पण हम लोग बनाते हैं गोलीय दर्पण। यहाँ देखिए ये क्या है, इस तरह से मैंने बनाया और उसको बाहर से हमने क्या किया, रंग दिया। और यहाँ पे अगर लाइट आएगी और ये हो गया आपका, ये जो ऐसे दिख रहा है ये वाला पार्ट, इस तरह से जब आप अपने हाथों को बनाएंगे तो ये जो पार्ट दिख रहा है ये धसा हुआ है। रोशनी आएगी यहाँ से टकरा करके जाएगी, यहाँ से रोशनी आई और यहाँ पे टकरा करके इस तरह से गई, तो ये किरण क्या हुई, टकरा करके जा रही है, तो ये आपका कहलाएगा परावर्तक सतह। यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, यहाँ पे ये अंदर से इसका रंगा हुआ है और यहाँ पे इसका परावर्तक सतह, यहाँ से रोशनी आएगी टकरा करके ऊपर चली जाएगी, तो ये आपका हो गया परावर्तक सतह। ये कहलाएगा परावर्तक सतह। तो क्या है यहाँ पे कि परावर्तक सतह क्या है, धसा हुआ है, तो ये धसा हुआ है परावर्तक सतह, इसीलिए इसका नाम हो गया अवतल। और इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है इसलिए इसका नाम पड़ गया उत्तल। अब यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ कुछ बातें लिखी हुई है। कांच के एक खोखले गोले के टुकड़े को बाहर से रस्तित कर देते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका कांच का एक टुकड़ा है, बाहर से इसको हमने ये क्या क्या कलई किया। ये क्या है, कलई किया हुआ भाग है। ये क्या है, उत्तल दर्पण है। इसको अंदर से अगर हम कलई कर देते हैं तो ये बन जाता है उत्तल दर्पण। तो बाहर से कलई करेंगे तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण और अंदर से कलई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका उत्तल दर्पण। अब यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए, इसका प्रकाश का परावर्तन जब भी होगा अवतल दर्पण में तो दर्पण की भीतरी सतह से होगा और उत्तल दर्पण में दर्पण के बाहरी सतह से होगा। देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने फिगर बना हुआ है। उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, दर्पण की बाहरी सतह से हो रहा है, इसमें अंदर से हो रहा है। अब यहाँ पे तो यहाँ आपका फिगर बना है अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। अब उसके बाद हम लोग समझेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। तो गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यानी कि हम लोग गोलीय दर्पण चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो भी शब्द है उससे आपको परिचित होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या है, एक है ये है आपके सामने एक फिगर बना हुआ है। फिगर में देखिए यहाँ पे ये अगर हम बाहर से अंदर से कलई कर देते हैं तो उत्तल दर्पण, यहाँ पे अंदर से कलई करेंगे रस्तित करेंगे तो उत्तल दर्पण, अब बाहर से कलई करेंगे तो अवतल दर्पण। तो अगर हम इस फिगर को काट करके निकालेंगे तो ये इस तरह से बनेगा और यहाँ पे ये कलई कर दिया हमने, ये बन गया उत्तल दर्पण। और इसी फिगर को काट के ये वाला पार्ट को अगर निकालेंगे तो ये बन गया आपका क्या, अवतल दर्पण। अब देखिए यहाँ से एक बीचम बीच से एक रेखा गया, इस रेखा का नाम है प्रधान अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष। और जिस बिंदु से क्या है आपका दर्पण उत्तल दर्पण, इसके मध्य में एक बिंदु एकदम बीचम बीच में एक पॉइंट है जिसका नाम है ध्रुव। इसके मध्य में एकदम बीचम बीच में एक पॉइंट है जिसका नाम है ध्रुव, जिसको हम पोल कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं। तो ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर उसके बाद आता है वक्रता केंद्र।
तो देखिए यहाँ पे जब आप फिगर बनाएंगे गोल फिगर, तो ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े थे वृत्त में कि बीच में क्या होता है, एक सेंटर होता है। तो यही बीच में क्या है, एक सेंटर है। इसी सेंटर का नाम पड़ जाता है वक्रता केंद्र। अगर इस वाले फिगर में अगर इमेजिन करके निकालेंगे तो इसका सी यहाँ पे आएगा और इस वाले फिगर में इसका सी यहाँ पे आएगा आपका, यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होगी, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, ये क्या है, गोले का भाग है और यहाँ पे लिखा हुआ है उस गोले के केंद्र को। तो ये गोला है और इसके बीच में केंद्र है, इसी केंद्र का नाम पड़ जाता है वक्रता केंद्र। अब यहाँ पे इसको सी से सूचित करते हैं। फिर उसके बाद जानेंगे वक्रता त्रिज्या। तो आपने देखा था कि ये जो है ना, इसको परिधि कहते हैं, यानी सरकमफ्रेंस कहते हैं। और ये आपका केंद्र हो गया। केंद्र से अगर इस परिधि में टच करते हैं तो एक रेखा हमको प्राप्त होती है जिसका नाम होता है रेडियस, यानी त्रिज्या। तो चूंकि ये अब हम लोग पढ़ रहे गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ जाता है वक्रता त्रिज्या, क्योंकि ये क्या है, कर्व है। कर्व यानी कि वक्र है, वक्र यानी कि गोल घुमा हुआ है। जो जब भी कोई चीज गोल घुमा रहता है उसको हम वक्र बोलते हैं। इस वाले फिगर को हम लोग वक्र कहेंगे। ये क्या है, आपका वक्र है, ठीक है। और उसी बाद ये आपका क्या है, प्लेन है, ठीक। ये आपका वक्र है, गोल घुमा हुआ है, और ये आपका प्लेन है। तो यहाँ पे देख लीजिए वक्रता त्रिज्या के बारे में। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये गोलीय दर्पण है, एक गोले का भाग है, इसमें एक त्रिज्या, इसका नाम हो गया, चूंकि ये वक्रता वक्र है इसलिए इसका नाम पड़ गया वक्रता त्रिज्या। इसे हम आर से सूचित करते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, उसको क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, ध्रुव कहने का मतलब है पी और वक्रता केंद्र कहने का मतलब है सी। तो यहाँ पी और ये सी, ये पूरा का पूरा आपका कहलाता है मुख्य अक्ष। यहाँ देखिए पी और सी, ये क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। पी से सी क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। पी से सी को मिलाने वाली एक सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। पी से सी, यहाँ पे गोलीय दर्पण के ध्रुव पी से वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली सरल रेखा दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है। चित्र में पी तथा सी को मिलाने वाली सरल रेखा पीसी मुख्य अक्ष है, पीसी मुख्य अक्ष है। अब यहीं पे एक बात आती है कि पी से सी के बीच की दूरी की अगर बात आएगी, दूरी शब्द की, तब वहां पे उसको हम बोलते हैं वक्रता दूरी, ठीक है। क्या याद रखना है, अगर दूरी शब्द की बात बोलेगी कि पी से सी के बीच की दूरी, तो उसको हम वक्रता दूरी बोलेंगे। और वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए क्या था कि दूरी वक्रता दूरी, वक्रता दूरी कहने का मतलब है कि पी से बीच की दूरी को वक्रता दूरी भी कहेंगे, या दूसरा नाम इसका एक नाम होता है वक्रता त्रिज्या। तो क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। और इसके दूरी को किससे डिनोट करते हैं, आर से। अब यहाँ पे एक आता है आपके सामने मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है, तो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये देखिए गोलीय दर्पण है, मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या बता रहा है, ये आ गया मुख्य अक्ष। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण या दर्पण से परावर्तन के बाद ये आपका P हो गया और ये आपका C हो गया। तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर के गुजरती, इसी बिंदु का नाम पड़ जाता है F। क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, और ये आपका हो गया ये P, और ये प्रधान अक्ष हो गया जिसको हम यहाँ पे C कहेंगे वक्रता केंद्र, और यहाँ पूरा प्रधान अक्ष। तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर यह परावर्तन होकर के ऊपर जाती है, तो अगर हम पीछे डॉट 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 लाइन से मिलाएंगे तो एक बिंदु पे जाके मिलती है जिसका नाम होता है F। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मिलती है, तो यहाँ पे क्या करिए, मिल रही है, और यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है, तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। ओके, अब देखिए यहाँ से इसको हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे मुख्य फोकस को। अब अगर अवतल दर्पण की परिभाषा पूछ ले, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, तो आप इसका परिभाषा क्या देंगे, एकदम आसान है। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषाओं को लिखे या परिभाषा को लिखे, तो आप क्या बोलेंगे कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पे क्या करिए, मिल रही है, तो मिलती है,
उस बिंदु को गोलीय दर्पण करने का मतलब उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसका परिभाषा दोनों में मर्ज किया हुआ है, आप अलग अलग तोड़ के इसको अलग से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे आता है फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। ये क्या होता है? तो गोलीय दर्पण में ध्रुव यानी P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं यानी फोकस दूरी कहते हैं। यानी P से F के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम स्मॉल f कहेंगे फोकस दूरी। P से F के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? स्मॉल f यानी कि फोकस दूरी। और P से C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या यानी कि R यानी वक्रता दूरी भी कह सकते हैं यानी वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो यहाँ पे आपका टर्म्स सारे खत्म होते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे कुछ बातें हैं उसको समझिएगा। क्या? ये देखिए ये क्या है, एक मैंने बनाया इस तरह से। तो ये अगर इसको बाहर से रंग देते हैं तो ये क्या बन जाता है आपका? बाहर से रंग दिए ये बन गया आपका अवतल दर्पण। और इसी चीज को अगर अंदर से रंग दिए तो ये बन गया आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से आप लोग परिचय हो गए। अब परिचित होने के बाद यहाँ पे एक चीज देखिए, फिर क्या टर्म्स के बारे में। तो ये क्या है? प्रधान अक्ष है। यहाँ पे आपका बीचम बीच गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे जिसको P से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जिस केंद्र का गोलीय दर्पण का एक केंद्र होता है, किसी गोले का भाग, उसी के केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। यहाँ पे ये क्या है? अवतल दर्पण, और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कनकेव। और ये क्या है? उत्तल दर्पण जिसको कहते हैं कन्वेक्स। तो एकदम आसान है, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, ऐसे बनाएंगे तो आपका अवतल दर्पण, और इस तरह से कर देंगे आप तो ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। अब यहाँ पे देखना है, इसका परावर्तक ये सतह धंसा हुआ है और इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है। यहाँ पे देखिए जिसका धंसा हुआ है ये चूंकि कर्व है इस तरह से, यहाँ से क्या होगा? पहले यहाँ पे टर्म्स को समझते हैं। बीचम बीच में एक मध्य पॉइंट है, P और C के बीचम बीच में एक मध्य पॉइंट है जिसको मुख्य फोकस कहते हैं। P से F और F से C ये दोनों क्या होती है? बराबर दूरी पे होती है। तो यहाँ पे P से F की दूरी को हम स्मॉल f कहते हैं और इसको मुख्य फोकस कहेंगे। और P से C के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। फिर से ये आपका क्या है? ध्रुव है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है? आपका वक्रता केंद्र है। और इसके बीचम बीच में एक बिंदु है जिसको हम लोग मुख्य फोकस कहेंगे। फिर से यहाँ से P से F के बीच की दूरी को जब भी नापना होगा तो ध्रुव से ही नापेंगे, स्मॉल f। और P से C के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? कैपिटल R यानी कि वक्रता त्रिज्या। यहाँ से ये दोनों क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, R बराबर 2F या F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये आपको प्रूफ करना है, इसको डील करेंगे बाद में। क्या इसका फॉर्मूला होगा? यहाँ से यहाँ तक स्मॉल f और पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? R होता है, इसीलिए ये भी f हो जाता है। P और F चूंकि बराबर है, P से F बराबर है, यहाँ पे PF और FC क्या है? आपस में बराबर है। तो PF स्मॉल f, तो ये भी आपका क्या हो जाता है? FC भी स्मॉल f ही हो जाता है यहाँ पे। यानी कि PF अगर स्मॉल f है तो FC भी क्या है? स्मॉल f। और यहाँ पे R को अगर लिखे यानी PC अगर लिखेंगे तो PC जो है ना PF प्लस FC। देखिए PF प्लस FC, तो PF कितना? स्मॉल f। PC कितना? स्मॉल f। F और F कितना? 2F। और PC को क्या कहेंगे? R। तो R बराबर क्या हो जाता है? 2F। तो इस तरह से यहाँ पे R बराबर 2F, ये याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या परिचित हो गए? ध्रुव से, मुख्य फोकस से, वक्रता केंद्र से, P से F के बीच की दूरी को फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी, और P से C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल R कहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग चैप्टर बनाते ये किरण आरेख खींचते समय बहुत लोगों को समस्याएं आती है। क्या समस्या आती है? कि कैसे कैसे किरण आरेख खींचे। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से किरण आरेख को खींचेंगे। आइए उसको देख लेते हैं यहाँ पे।
तो सबसे पहले गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, तो देखिए यहाँ से ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है, और ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। अब हमेशा याद रखना है कि मुख्य अक्ष के सामने हमेशा ना आपतित किरण जब भी आएगी तो एक समांतर किरण आती है, ठीक है। मुख्य अक्ष के जब भी किरण आएगी आपतित किरण, तो आठवीं किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। तो यहाँ मुख्य अक्ष ये क्या हो गया, ध्रुव, और ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया आपका स्मॉल एफ। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जा रही है यहाँ से ऐसे, तो दर्पण से ये किरण जा रही है, दर्पण पे टकराई। चूंकि ये क्या है, इस तरह से कर्व है तो मुड़ा हुआ है, तो जब भी किरण आई इस तरह से आएगी तो ये एरो नीचे की ओर जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जा रही है और दर्पण से टकराएगी, तो टकराने के बाद एक बिंदु से जाएगी, उस बिंदु का नाम हम लोग देंगे एफ। तो हमेशा याद रखना है, फिगर में बनावट आपको याद रखना है। ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो कैसे होकर गुजरेगी, तो एफ से होकर आपको उसको गुजारना है। यहाँ पे देख लीजिए, तो ये हो गया अवतल दर्पण। चूंकि इसमें अवतल दर्पण है तो इसमें गुजरेगी और इसमें गुजरते हुए प्रतीत होगी। तो यहाँ से ऐसे किरण आएगी, चूंकि ये इस तरह से है, आपका कर्व है इस तरह से, तो यहाँ से मुख्य अक्ष है ये आपका हो गया पी, और ये आपका हो गया सी, और बीच में हो गया एफ। तो यहाँ से किरण जब भी आगे मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये समांतर इस तरह से इसको समांतर बोलेंगे, ठीक है। तो समांतर जा रही है तो दर्पण से टकराने के बाद उत्तर दर्पण में ये ऊपर की ओर मूव करेगी, यानी किरण ऐसे गए और यहाँ पे इस तरह से मुड़ के चली गई। तो यहाँ से क्या होगा, मिलती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पे इस तरह से इसको डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो बातें याद रखनी है आपको, उत्तल अवतल में और उत्तल में दोनों में सेम बात है, बस फिगर को याद रखना है। कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो मुख्य अक्ष के किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो मुख्य फोकस है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि गोलीय दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो हम उसको बोलेंगे मुख्य फोकस है। फिर चाहे वो उत्तल हो, चाहे वो अवतल हो। तो यहाँ पे इसका नामकरण लिख देते हैं अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, और ये हो गया उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। फिर यहाँ पे चार बातें आपको जाननी है। फोकस की दिशा में आपतित, फिर से नामकरण लिखेंगे, इसको क्या कहेंगे, पी कहेंगे, इसको एफ कहेंगे, और इसको सी कहेंगे। तो आपने क्या देखा कि जब मुख्य अक्ष के समांतर है तो आपतित टकराने के बाद मुख्य फोकस से जाती है। अब अगर मुख्य फोकस से होकर डायरेक्ट अगर हम टॉर्च से रोशनी देंगे इसको, तो मुख्य अक्ष से होते हुए जाएगी, मुख्य अक्ष से होते हुए ये क्या करेगी, किरण जा रही है। तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होगी, तो जस्ट अपोजिट क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ पे ये किरण यहाँ पे इस तरह से चली गई, देखिए एरो ऐसे जा रहा है, मुख्य फोकस से होते हुए जा रही है, टकराने के बाद क्या होगी, आपका मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो ये जो आपका आपतित किरण गई, अब परावर्तन के बाद इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ये आपका जो जा रही है, ये आ रही है, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। और जो टकराने के बाद गुजरी, उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। यानी ये क्या हो गया, आपतित किरण। और दर्पण से जैसा ही परावर्तन हुआ यानी टकराई, तो इसका नाम पड़ गया, यहाँ से इसका टकराने के बाद इसका नाम पड़ जाता है परावर्तित किरण। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, जैसा ही मुख्य फोकस होते हुए गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी परावर्तित किरण। फिर इसमें क्या देखना है, इसमें देखिए ये इधर P होगा, इधर F होगा, इधर C होगा, इधर नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर इसको पूरा करेंगे यहाँ पे तो इस तरह से बीच में आएगा, यही उसका पार्ट होता है। इसीलिए इसको C को इधर, P को F को इधर और P को यहाँ दर्शाते हैं। तब क्या होगा, मुख्य फोकस से ये क्या गुजारते हुए प्रतीत करना है। तो देखिए यहाँ से एक किरण को क्या कर रहे हैं हम लोग, गुजार रहे हैं। एक किरण गुजरेगा तो यहाँ से क्या होगा, देखिए इस तरह से किरण जा रही है, यहाँ पे किरण जा रही है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फिर से याद रखना है क्या, ये किरण ऐसे एरो जा रही है, आपतित किरण, और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो ये हो गई परावर्तित किरण। तो दो बातें याद रखनी है।
पहला मुख्य अक्ष के समांतर तो मुख्य फोकस से, फिर अगर मुख्य फोकस से गुजरेगी तो समांतर हो जाएगी। अब इसमें समझेंगे वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, अगर वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तो उस समय हम देखते हैं उसका किरण आरेख कैसे बनता है। तो वक्रता केंद्र से अगर हो करके आपतित किरण जाएंगी तो उस समय देखते हैं फिगर किस तरह से बनता है। यहाँ पे आपका हो गया P और ये हो गया आपका F और ये हो गया आपका C। तो देखिए इसमें क्या होगा, याद क्या रखना है इसमें, अगर हम गुजार रहे हैं इसको वक्रता केंद्र से तो ये किरण जो है ना आपकी, इसको C यहाँ कर देते हैं, इस तरह से गुजार रहे हैं तो दर्पण से ऐसे टकराएगी और टकराने के बाद इसी दिशा में ये एरो क्या होगी, इस तरह से वापस चली आएगी। तो क्या ध्यान देना है कि ये सीधा जाएगा, इसके वजह से सीधा कर लेना है आपको कि वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे, अगर लाइट देंगे इस तरह से जा रही है एरो तो क्या होगी, उसी दिशा में जाएगी, उसी दिशा में टकरा करके वापस आ जाएगी। फिर से क्या है, यहाँ पे ये आपका P है और ये आपका F है और ये आपका C है। तो यहाँ पे इस तरह से आपका किरण है और इस तरह से आपका एक तो किरण जाएगा। ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र से होते हुए हम गुजार रहे हैं तो इसी दिशा में जाएगी और इसी दिशा में क्या होगी, ये वापस आपकी चली जाएगी। तो ये आपकी गई और इसी दिशा में क्या हो गई, वापस आ गई। हम मिलते हुए दर्शाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है कि वक्रता केंद्र से होकर जब भी कोई किरण को गुजारेंगे तो वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी और टकरा करके ये वक्रता केंद्र हो गया, इस तरह से एरो जाएगी और फिर इसी दिशा में वो वापस चली आती है। अब देखिए ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, तो ध्रुव की दिशा में क्या होगा कि ये आपका अगर अवतल दर्पण है और यहाँ से आपका अगर ये ध्रुव है और ऐसे रोशनी दे रहे हैं तो ध्रुव की दिशा में इस तरह से जाएगी और टकरा करके ये इस तरह से एंगल बनाते हुए चली जाएगी। फिर से ये ऐसे गई और इस तरह से गई, तो यहाँ पे कोई किसी के समांतर नहीं होगा। तो ये आपका हो जाता है F और ये आपका हो जाता है C। फिर क्या ध्यान देना है, ध्रुव की दिशा में होकर के गुजारेंगे तो ये ऐसे जाएगी और इसी दिशा में क्या होगी, टकरा करके, चूंकि परावर्तक से तो इस तरह से तो टकरा करके ऐसे आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख दीजिए F और यहाँ पे लिख दीजिए C। तो देखिए फिगर यहाँ पर है, फिगर को अच्छे से आप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे जो भी आपके सामने फिगर है और सभी को जो भी बातें मैंने बोली है उसको आप नोट कर लेंगे। फिर से क्या ध्यान देना है, सबसे पहले अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण रहेगी तो मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो। दूसरी बात, अगर मुख्य फोकस से होकर के जा रही है तो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसका एक और फिगर यहाँ से बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम रोशनी नीचे से दे रहे हैं, सपोज दैट रोशनी नीचे से दे रहे हैं, यहाँ से रोशनी दे रहे हैं, ये टकराएगी और टकराने के बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे भी आप कर सकते हैं कि ये समांतर है, दर्पण से टकराए या टकराने के बाद क्या हो जाएगी, ये इस तरह से गए या टकराने के बाद आपका मुख्य फोकस से होकर के गुजरी। ठीक, यहाँ पे जैसे चाहे आप उस तरह से फिगर बना सकते हैं। ये आपका हो गया, तो ये ऐसे एरो जा रहा है, चूंकि कर्व है तो एरो इस तरह से जाएगा। तो ये आपका आपतित किरण हो गया और ये आपका क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया। तो कहाँ से होकर के गुजरेगी, ये आपका जब भी इस तरह से रहेगी तो मुख्य फोकस, इस तरह से एरो दर्शा देंगे आप। यहाँ पे भी उसी तरह फिगर बना दीजिए। यहाँ पे ये आपका एरो हो गया, ये हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, मुख्य फोकस से गुजार रहे हैं या गुजारते प्रतीत कर रहे हैं, तो इसको ऐसे देंगे और टकराने के बाद ये ऐसे हो जाएगी। तो हमने रोशनी ऐसे दिया, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ये तो इस तरह से हो गया। अगर हम रोशनी को इस तरह से दें तब क्या होगा, तो ये C है, अगर इस तरह से दे रहे हैं तो दर्पण से क्या होगी, ऐसे जाएगी और इसी दिशा में टकरा करके फिर इसी दिशा में क्या होगी, आपका वापस चली जाएगी। क्या ध्यान देना है, यहाँ पे अगर ध्रुव से गुजार रहे हैं तो ऐसे जाएगी और इस तरह से टकरा करके चली आएगी। तो यहाँ पे किरण आरेख से संबंधित सारी बातें खत्म होती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में इसी पार्ट को लेकर के बहुत सारी चीज, बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे क्वेश्चन और किस तरह से मिरर में इमेज बनता है और सभी का आरेख का बनावट सीखेंगे। एकदम बेहतरीन तरीका से सीखेंगे, कभी भी आप उसको भूल नहीं सकते हैं, आपको लाइफ टाइम तक वो याद हो जाएगा। आप कभी भी लाइफ में अगर कोई कंपटीशन का एग्जाम फेस भी करना चाहते हैं तो इस तरह से आपको छह इमेज मिरर में 6 तरह का अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इमेज बनता है।
तो वो चीज आप सीखेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा। ये पूरा सेशन जो है ना चैप्टर एंड होते होते तक अगर शुरू से लेकर के अंत तक कंटिन्यू आप देखते हुए नोट्स बनाते हुए चलते हैं तो आपको ये चैप्टर इतना आसान होगा कि आपको मुंह जबानी आंसर सारे याद हो जाएंगे। एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन करके आओगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।